नमस्कार, मैं हूं अमित शर्मा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकारों तक। वहीं आपको हम बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जो होगी आपके काम की। आपको हम बताएंगे सरकार के उन विकास कार्यों के बारे में जिनका सीधा फायदा आपको हो रहा है। तो अगले 30 मिनट तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा राजभवन पहुंचकर राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य से शिष्टाचार मुलाकात की और उन्हें त्रिपुरा के राज्यपाल नियुक्त किए जाने पर बधाई और शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को हरियाणा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है और जल्द ही उनका शपथ समारोह भी होगा। चंडीगढ़ में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय सांपला ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने हरियाणा में अनुसूचित जातियों के लिए किए जा रहे सराहनीय और कल्याणकारी कार्यों की प्रशंसा की। इस दौरान कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा भी की गई। चंडीगढ़ में सरकारी आवास आवंटन पॉलिसी की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की। बैठक में सीएम ने कर्मचारियों को सरकारी आवास आवंटन की प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के निर्देश भी जारी किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारियों को बिना किसी सिफारिश के उनकी वरिष्ठता के आधार पर सरकारी आवास मिलना चाहिए और इसमें पूरी ट्रांसपेरेंसी बेहद जरूरी है। उन्होंने इस दौरान अधिकारियों से आवंटन प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन करने और अलॉटमेंट तक की प्रक्रिया की बारीकी से जानकारी ली और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश भर में उपलब्ध सरकारी मकानों का पूरा डाटा इकट्ठा करके उसे एक पोर्टल पर उपलब्ध करवाया जाना चाहिए ताकि कर्मचारी अपनी सुविधा के मुताबिक आवास के लिए आवेदन कर सकें। प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने शुक्रवार को कई अहम मुद्दों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, इस रिपोर्ट के जरिए आपको हम दिखाते हैं, देखिए। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर गुरुवार को भी ये साफ कर चुके हैं कि देश में कहीं भी मंडियां बंद नहीं होंगी और हरियाणा में तो हम एशिया की सबसे बड़ी मंडी गन्नौर में 550 एकड़ जमीन पर बनाने जा रहे हैं, जिसमें हजारों करोड़ रुपए की लागत आएगी। वहीं उन्होंने बताया कि पिंजौर में सेब मंडी बनाने जा रहे हैं और गुरुग्राम में फूलों की मंडी बनाने जा रहे हैं। मंडियां समाप्त करने का सिर्फ दुष्प्रचार किया जा रहा है। ऐसे में कोई सवाल ही नहीं उठता कि मंडियां बंद की जाएं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह जी तोमर कई बार बोल चुके हैं कि ना तो एमएसपी समाप्त होगा, ना कोई मंडी बंद होगी, ना किसी किसान की जमीन जाएगी। और कल फिर उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि कहीं पर भी किसी भी प्रदेश में प्रदेश सरकार का या केंद्र सरकार का मंडियां बंद होने का कोई इरादा नहीं है। और हरियाणा में तो हम एशिया की सबसे बड़ी मंडी गन्नौर में 550 एकड़ के अंदर बनाने जा रहे हैं, जिसमें हजारों करोड़ रुपए की पूंजी निवेश होगा। 2500 करोड़ रुपए सरकारी का और जो बाद में कोल्ड स्टोरेज गोडाउन वगैरह बनेंगे उसमें हजारों करोड़ रुपए का अलग होगा। हमारी आज़ादपुर की सब्जी मंडी 200-250 एकड़ में है, उससे लगभग दुगने से भी ज़्यादा बड़ी मंडी हम गन्नौर में बनाने जा रहे हैं। एप्पल मंडी हमारे यहाँ पिंजौर में बन रही है, फूलों की मंडी गुड़गांव में बन रही है। मंडियाँ समाप्त करने का एक दुष्प्रचार है। कहीं पर किसी तरह से सरकारी तौर पर मंडियाँ हमारी अपनी मंडियाँ हैं, हमारी अपनी संपत्ति है। मंडियों से हमें किसान हित के लिए कदम उठाने में सहायता मिलती है। कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई मंडी बंद हो जाए। वहीं उन्होंने कहा कि गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल जो फैसला लिया है उसके तहत एग्री इंफ्रा फंड का लाभ व्यक्तिगत तौर के अलावा संस्थागत लोग भी उठा सकते हैं। कल जो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो फैसला लिया हमारी प्रधानमंत्री जी के अध्यक्षता में
कि जो एग्री इंफ्रा फंड है वो व्यक्तिगत तौर के अलावा जो संस्थागत लोग हैं, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोई एफपीओ है या कोई और संस्था है, वो भी उसका लाभ उठा सकती है। और इसमें 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन है और इसकी जो अवधि है इस फंड को यूज़ करने की, उसमें भी 3-4 साल की आगे अगले 5-6 साल तक इस फंड को उपयोग में ला सकते हैं। इसके साथ ही कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि कृषि और किसानों को लाभकारी बनाने के लिए फसलों का विविधीकरण जरूरी है। इसके लिए बागवानी, मछली पालन, डेयरी और उत्पादन के वेस्टेज को रोकने की तरफ ध्यान देना होगा और अच्छी क्वालिटी की फसल मंडियों में लेकर जाएं, जिससे किसानों को ज्यादा फायदा मिले। इस दिशा में 600 से ज्यादा एफपीओ बन चुके हैं। किसान के लिए और कृषि को लाभकारी बनाने के लिए यही तरीके हैं कि फसलों का विविधीकरण हो, बागवानी की तरफ ध्यान हो, मछली पालन की तरफ, डेयरी की तरफ, और जो किसान ने जो उत्पादन किया है उसका जो वेस्टेज है उसको हम रोकें और प्रोसेसिंग की तरफ हम ध्यान दें और अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट जो है मंडी में हम लेके जाएं, जिससे किसान को ज़्यादा लाभ मिले। और इस दिशा में हमने जो प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य दिया था 600 के आसपास एफपीओ हम बना चुके हैं और उसके माध्यम से जो हरियाणा के छोटे छोटे किसान हैं, जो हमारी जोत छोटी हो गई है, छोटी जोत होने की वजह से उसकी जो खरीद की शक्ति है वो कम हो गई है, माल बेचने की उसकी बार्गेनिंग पावर कम हो गई है, उसका समाधान निकालने के लिए हमने एफपीओ बनाए हैं और इससे एक क्लस्टर बन जाएंगे। 100 किसान मिलेंगे तो उनके 400 एकड़, 300 एकड़, 500 एकड़ की भूमि बन जाएगी। उससे उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, उनकी अपनी माल बेचने की ताकत बढ़ेगी, तो किसान को ये लाभ मिलेगा। वहीं उन्होंने कहा कि हरियाणा में किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए तमाम सुविधाएं दी जा रही हैं और हमारा विशेष ध्यान है कि हरियाणा के अंदर करीब 10 लाख एकड़ जमीन जल भराव की है या फिर खारे पानी की है, जिससे किसान बहुत कम उत्पादन ले पाता है। ऐसे में उस जमीन पर मछली पालन की संभावनाएं ज्यादा हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि खारे पानी में कई किसान झींगा मछली का पालन कर रहे हैं, जो काफी मुनाफा भी कमा रहे हैं। हरियाणा में हमने क्रॉप क्लस्टर बनाए हैं और बहुत सारी मशीनरी हम किसानों को देते हैं। कस्टम हायरिंग सेंटर हमने बनाए हैं। बागवानी के लिए हमने उत्कृष्टता के जो इजराइल की विधि के बहुत सारे केंद्र हमने बनाए हैं और हमारा विशेष ध्यान है कि हरियाणा के अंदर लगभग 10 लाख एकड़ ज़मीन जो है वो जल भराव की है या खारे पानी की है। उसमें बहुत ही कम उत्पादन किसान ले पाता है, तो उसमें मछली पालन की अपार संभावनाएं हैं। और जो खारे पानी स्लाइन वाटर के लिए जो झींगा का उत्पादन है, हरियाणा के जो किसानों के बच्चे पढ़े लिखे जो रोज़गार चाहते थे बहुत तेज़ गति से झींगा पालन कर रहे हैं। और 2.5 एकड़ का झींगा पालन में मैं बहुत सारे फार्म पे गया हूँ, उसको देखा है कि लगभग 25 लाख रुपए की लागत से ये फार्म तैयार हो जाता है। 7-8 लाख रुपए की उसकी सब्सिडी है और 6 महीने के अंदर उसको 25 लाख रुपए का ही झींगा बेच पाता है। वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि हमारा मकसद है प्रदेश में किसानों को सरकार की नीतियों का लाभ मिले, जिससे उनका आर्थिक विकास हो सके। जनता टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे आंदोलन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों से किसान बेहद खुश हैं, लेकिन कुछ लोग धरना प्रदर्शन करके राजनीति कर रहे हैं और आंदोलनकारी नेता किसानों में भ्रम फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों मस्त है, किसान खुश है कि उसको सीधा पैसा मिला है गेहूं का। किसान खुश है कि मंडियों में उसकी खरीद, जिसको उसको कई दिन तक बैठना पड़ता था, कुछ घंटों में वो हो गई है। किसान खुश है कि हरियाणा का उसको सरसों का अच्छा भाव मिला, कपास का अच्छा भाव मिला। हरियाणा सरकार ने बाजरा की जो खरीद की, हरियाणा सरकार सबसे ज़्यादा फसलें खरीदती है, हरियाणा में गन्ने का सबसे ज़्यादा भाव है। लेकिन जो ये लोग धरने पे बैठे हैं, प्रदर्शन करते हैं, टोल रोके हुए हैं, ये राजनीतिक लोग हैं, तरह तरह की अलग विचारधारा के लोग हैं। ये किसान के
आड़ में राजनीति करना चाहते हैं। और एक किसान नेता ने तो स्पष्ट तौर पे बोल दिया है कि हम राजनीतिक पार्टी बना के इलेक्शन लड़ेंगे। तो यह हम पहले से यही बात कर रहे हैं कि इनकी राजनीतिक जो इच्छा है, किसानों के हित से इनको कोई लेना देना नहीं है। और किसानों की आड़ में जो कृषि की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये वो लोग हैं। किसानों के बीच में तो हम रहते ही हैं, किसान समझे हुए हैं। और इस आंदोलन के नेताओं ने ऐसा ये एक मॉड्यूल बनाया कि अपना दुष्प्रचार करो, भ्रम फैलाओ, झूठ बोलो। क्या झूठ बोलो कि मंडियाँ समाप्त हो जाएगी, एमएसपी खत्म हो जाएगी, किसान की ज़मीन चली जाएगी। फिर उन्होंने कहा कि जो भाजपा का या सरकार का नुमाइंदा कोई आए तो उसको मार के भगाओ। उनको ये डर था कि सच्चाई बताने के लिए दूसरे पक्ष की आवाज़ को बंद कर दो। ये कहाँ का लोकतंत्र है? चुने ये कानून बनाए हैं, ये चुने हुए प्रतिनिधियों ने बनाए हैं, लोकसभा के सांसदों ने बनाए हैं, पार्लियामेंट ने बनाए हैं, और उनके ऊपर एक अलग से अथॉरिटी दिखाना चाहते हैं। ये आंदोलन के माध्यम से राजनीतिक इच्छा प्राप्त करने, कुर्सी की लड़ाई लड़ने वाले लोग सड़क पे बैठ के कहते हैं कि हम पार्लियामेंट से भी सुप्रीम हैं और हम सुप्रीम कोर्ट से भी सुप्रीम हैं। और जब यह आंदोलनकारियों को पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इन कानूनों को रोक दिया है, तो आंदोलन का औचित्य कहा रह जाता है। एक चीज़ है कि इन आंदोलन की वजह से किसी भी तरह का कोई प्रभाव किसी किसान पे आज तक आया ही नहीं है। लोकतंत्र के अंदर आगे भी चुनी हुई सरकारें हैं, वोट लेके लोग जनप्रतिनिधि चाहते हैं। अगर किसी किसान को इन कानून से कोई दिक्कत होगी तो ये कभी भी बदले जा सकते हैं। हमारे कृषि मंत्री ने कहा है कि आइए चर्चा कीजिए, इस कानून के किसी भी बिंदु पर आपको लगता है कि ये आपको लाभ नहीं होगा या आपको हानि होगी तो उसको हम बदलने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये वो नहीं चाहते। ये कहते हैं कि सारा रिपेल कर दीजिए। ये दिखाते हैं, चाहते हैं कि इस देश के लोकतंत्र इस देश में नहीं रहे। ये चाहते हैं कि इस देश के लोकतंत्र को समाप्त करके सड़क पर बैठ के ये कहें वही हो। ऐसा तो हमने दुनिया के किसी लोकतंत्र के अंदर दिखाई नहीं दिया। और लोग इस चीज़ को अब समझ चुके हैं, किसान इस चीज़ को समझ चुके हैं। किसानों को पता चल चुका है कि ये जो सो कॉल्ड किसानों के नाम से राजनीति करने वाले किसान नेता हैं, इनकी लड़ाई कुर्सी की है, किसान हितों की नहीं है। हरियाणा सीएमओ में नियुक्त अधिकारियों के विभागों में फेरबदल किया गया, जिसके तहत सीएम के प्रधान सचिव, अतिरिक्त प्रधान सचिव और उप प्रधान सचिव के कार्यभार में बदलाव हुआ है। जानते हैं इन फेरबदल के बारे में। हरियाणा सीएमओ में नियुक्त अधिकारियों के विभाग बदले गए हैं। सीएम के मुख्य प्रधान सचिव डीएस ढेसी को वित्त विभाग की जिम्मेदारी दी गई। सीएम के प्रधान सचिव वी उमाशंकर को सिविल एविएशन की जिम्मेदारी मिली। सीएम के अतिरिक्त प्रधान सचिव अमित अग्रवाल को श्रम एवं रोजगार और बिजली विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी। डिप्टी प्रधान सचिव आशमा बराड़ को कृषि, सहकारिता, सैनिक और अर्धसैनिक कल्याण विभाग मिला। सीएम के एडवाइजर रिसोर्स मोबिलाइजेशन योगेंद्र चौधरी की जिम्मेदारी में कोई बदलाव नहीं किया गया। प्रिंसिपल ओएसडी नीरज दफ्तर और ओएसडी भूपेश्वर दयाल के विभाग में कोई बदलाव नहीं हुआ। प्रिंसिपल ओएसडी नीरज दफ्तर पब्लिक रिलेशन, जबकि ओएसडी भूपेश्वर दयाल सीएम ग्रीवेंस ही देखेंगे। ओएसडी सुधांशु गौतम को सामान्य तबादलों के अलावा ऑनलाइन ट्रांसफर की जिम्मेदारी मिली। ओएसडी सतीश कुमार के विभाग में भी कोई फेरबदल नहीं किया गया। हरियाणा में कोरोना संक्रमण के हालात पहले से बेहतर हो चुके हैं और लगातार बेहतर हो भी रहे हैं। इसी कड़ी में अब शिक्षा विभाग ने प्रदेश के स्कूलों को खोलने का फैसला लिया है, जिसके लिए बाकायदा शिक्षा विभाग की ओर से आदेश भी जारी कर दिए गए हैं, जिसके मुताबिक 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूलों को 16 जुलाई से खोला जाएगा और 23 जुलाई से 6ठी से लेकर 8वीं तक के स्कूल खोले जाएंगे। साथ ही कोरोना नियमों के तहत स्कूलों में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान दिया जाएगा। फिलहाल 1ली से लेकर 5वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। ये जानकारी शिक्षा मंत्री कल्पार गुर्जर ने दी है। जिस प्रकार से अब सामान्य स्थिति है, बिल्कुल जो नए केस है वो लगभग शून्य है। तो इस सारे को देखते हुए निर्णय लिया है कि हम स्कूलों खोलने और 16 तारीख तक 15 तारीख तक हमारे स्कूलों की छुट्टी है। 16 तारीख से जो 9th से 12th तक की जो कक्षाएं हैं वो हम शुरू कर रहे हैं। और उसके बाद अगर सारी स्थिति ठीक रही तो निश्चित तौर से उससे जो छोटी क्लास है उनका जल्दी स्कूल खोलने का काम करें।
हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने जनता टीवी से खास बातचीत की है और बताया कि विधानसभा का रेनोवेशन किया जाना है, जिसके लिए बैठक कर अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यानी कि हमारे संवाददाता जब उनसे बातचीत कर रहे थे, इस दौरान उन्होंने कई अहम मुद्दों को लेकर भी जानकारी दी है। हरियाणा के विधानसभा के सदन कक्ष को रेनोवेट करने के अलावा विधानसभा में जो रेनोवेशन होनी है उसको लेकर हरियाणा के विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने हाल ही में अधिकारियों के साथ एक बैठक की है। किस तरह की चर्चा हुई, इस पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता हैं। स्पीकर साहब, जो रेनोवेशन होनी है वो किस तरह की होगी इस बार? चूंकि पहले रेनोवेशन हुई थी वो हेरिटेज के जो नियम है, ये बिल्डिंग हेरिटेज में आती है, उसके खिलाफ थी। तो अब किस तरह की रेनोवेशन होगी और कब तक इसको किया जाएगा? देखिए, हेरिटेज बिल्डिंग हमारी विधानसभा शुरू से ही डिक्लेयर हुई है। पीछे कुछ रेनोवेशन हुई थी, लेकिन हेरिटेज की जो समिति है, कमेटी है, उन्होंने आकर के उस रेनोवेशन को ठीक नहीं माना और उनको कुछ तोड़फोड़ भी की। लेकिन अब जो रेनोवेशन का काम है पिछले लगभग 1.5 साल से शुरू हुआ है। ये काम 6 महीने के अंदर कंप्लीट होना था, लेकिन 1.5 साल 2 साल बीत जाने के बाद भी आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। इसी विषय को लेकर के मैंने सभी अधिकारियों की एक मीटिंग बुलाई थी और मैं क्या आपस के अंदर उनका कोऑर्डिनेशन हो, समन्वय हो, ताकि ये काम जल्दी खत्म हो सके। तो उस दृष्टि से चाहे वो चंडीगढ़ प्रशासन के इंजीनियरिंग के चीफ इंजीनियर थे या हरियाणा PWD BR के लोग थे या जो अन्य डिपार्टमेंट्स है जो इसमें इन्वॉल्व हैं, उन सबको बुलाया था। आपस में कोऑर्डिनेशन की दृष्टि से, उस समन्वय की दृष्टि से उनसे बातचीत हुई है और एक दूसरे से मिलकर के उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि ये जो रेनोवेशन का काम है अगले 3 माह के अंदर हर हालत में कंप्लीट हो जाएगा। हमने इसको डेट बाउंड किया है, हर कार्य को डेट बाउंड किया है कि कौन सा कार्य कितने दिनों के अंदर पूरा हो जाएगा। सर, रेनोवेशन होगी, उसके साथ साथ जो आपका ई विधानसभा की तरफ जो आप बढ़ रहे हैं उसमें चाहे वो विधायकों के जो टेबल हैं उनमें इनबिल्ट जो है वो लैपटॉप फिट करने की बात हो या उनके जो साउंड सिस्टम है, उनका ऑडियो के लिए जो माइक है, उन तमाम चीज़ों पर भी काम होगा? हाँ बिल्कुल। देखिए, ये जब ये सारा रेनोवेशन का काम चल रहा है उसके साथ साथ विधानसभा को ई विधानसभा का कार्य भी साथ साथ चल रहा है। उसके लिए भी हमने उनको ये कहा है कि जो भी रिक्वायरमेंट है ई विधानसभा के लिए, चाहे वो हमारे यहाँ जो हमारे लैपटॉप की इनबिल्ट सिस्टम है या हमारे जो माइक्स लगे हुए हैं उनके अंदर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या साउंड सिस्टम के अंदर कोई और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और उसके साथ साथ ई विधान का जो ट्रेनिंग सेंटर है जो खुलने जा रहा है, हमारे पास जगह नहीं है। इस जगह की कमी के कारण हमें वो MLA हॉस्टल के MLA फ्लैट्स के अंदर वो खोलने का निर्णय किया है। MLA फ्लैट से हरियाणा विधानसभा की कनेक्टिविटी, उसको लेकर के यहाँ एक लंबी जो है लाइन जो है, केबल है, वो डलने वाली है। पूरा कनेक्टिविटी को लेकर के भी चर्चा हुई है और उस काम के अंदर कोई रुकावट ना आए, इस बात का भी विचार हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ई विधानसभा हमारी बनने जा रही है, उसको लेकर के भी, और जो रेनोवेशन हो रहा है ये जल्दी ही काम पूरा होगा। स्पीकर साहब, आपने इसके साथ साथ एक और चिंता व्यक्त की थी कि 2026 तक अगर परिसीमन की तरफ बढ़ते हैं तो हरियाणा को नए विधानसभा सदन की जरूरत महसूस होगी। उसको लेकर आपने मार्गदर्शन मांगा था मुख्यमंत्री मनोहर लाल का भी या फिर केंद्रीय जो मंत्री हैं जो अमित शाह उनका भी, तो उसमें कोई कहीं को स्टेटस अभी मिला सर? नहीं, देखिए, मेरी आदरणीय मुख्यमंत्री जी से इस बारे में चर्चा हुई है और उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया कि हाँ, आवश्यकता जो है स्थान की वो 2026 के अंदर अवश्य होगी। और इसके ऊपर उन्होंने कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आदरणीय अमित शाह जी से मिलकर के इसके बारे में बात करेंगे ताकि अच्छे ढंग से योजना बन सके। चंडीगढ़ प्रशासन जिनसे हमें ज़मीन मिलनी है, जिस पर विधान भवन बनाया जा सकता है, उसको लेकर के, क्योंकि अमित शाह जी जो हैं चंडीगढ़ का कार्य वो देखते हैं, चंडीगढ़ प्रशासन उनके अधीन है, उनसे बात करके इस पर चर्चा करके आगे की कार्रवाई करेंगे।
अंतिम सवाल है सर, आगे आगामी जो विधानसभा का मानसून सत्र है वो शुरू होना है, वो प्रस्तावित है, लेकिन पिछले बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री की सुरक्षा में चूक का एक मामला सामने आया था। उसमें आपने एक जांच की कमेटी बनाने के आदेश दिए थे, डीजीपी से रिपोर्ट मिलनी थी। क्या स्टेटस है सर? वो रिपोर्ट अभी तक आ क्यों नहीं रही सर? बार बार उसमें देरी हो रही है, आप नाराजगी तक जता चुके हैं उस मामले में। नहीं, देखिए, जैसा कि बीच में एक बार रिपोर्ट आई थी, वो सेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट नहीं थी। मैंने दोबारा उनसे कुछ बिंदुओं पर उनका स्पष्टीकरण मांगा था कि कुछ अधिकारियों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से जो वीडियो के अंदर, जो सीसीटीवी कैमरास के अंदर उनके द्वारा जो ढिलाई सामने आई है, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। और उन्होंने कहा है कि जल्दी ही हम उनके ऊपर एक्शन करेंगे। 1-2 दिन के अंदर उनकी रिपोर्ट आ जाएगी। तो जल्दी रिपोर्ट आने की उम्मीद है सर उसमें? 1-2 दिन में आ जाएगी। अभी हमारे साथ हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता थे, जिन्होंने कहा है कि विधानसभा जो है उसको रिनोवेशन किया जाना है, उसको लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। एक बैठक हुई है। साथ ही जो मुख्यमंत्री की सुरक्षा में चूक का मामला था, उसमें भी रिपोर्ट जल्द आने की उम्मीद जताई है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़। हरियाणा के परिवहन एवं खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने अपनी बल्लभगढ़ विधानसभा में लगातार विकास कार्यों को तेज गति वो दे रहे हैं और ख़ास तौर पर लोगों की मूलभूत सुविधाओं के लिए हमेशा संजीदा नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने सेक्टर 3 में बनाए गए पार्क का उद्घाटन करते हुए पौधारोपण किया और इसे जनता को समर्पित किया। इस मौके पर उन्होंने सभी लोगों से अपने जीवन काल में पेड़ लगाने की अपील की और कहा कि लगाए गए पेड़ की देखरेख अपनी औलाद की तरह करें ताकि सभी को स्वच्छ ऑक्सीजन मिल सके। लोगों को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार विकास कार्य करवाए जा रहे हैं, जिसके चलते पार्क का उद्घाटन किया है, जिससे स्थानीय जनता को सीधा लाभ होगा। मैंने आज इस पार्क का उद्घाटन करा और मैं 2 महीने पहले इस पॉकेट में आया था और मैंने कहा था मुझे पार्क जितने हैं सब ठीक करने, और ये पार्क आपकी जीवन की लाइफलाइन रहेगा। आपकी होली होगी, दिवाली होगी, गर्मी का मौसम होगा, बारिश का मौसम होगा, तो पेड़ लगेंगे, खुली हवा में ऑक्सीजन मिलेगी आपको। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के सपने को मुझे भरोसा है आप लोग बढ़िया बढ़िया सुंदर पेड़ लगाएंगे और हर आदमी को जीवन में एक पेड़ लगाना चाहिए। दरख्त लगाएगा तो 100 साल की, 70 साल की, 80 साल की नींव डाल के जाओ। पेड़ काटना आसान है, पेड़ लगाना, उसका पालन पोषण करना, ये भी पुत्र बेटा बेटी से कम नहीं है और सबको हमको करना चाहिए। सरकार का नहीं है, सरकार हमको सबको भी करना चाहिए। और मैंने कहा था सेक्टर 2 के लोगों से कि मैं आपका चौकीदार बना हूं, आपकी चौकीदारी में मूलचंद शर्मा कोई कमी नहीं छोड़ेगा। भिवानी में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता हरियाणा के श्रम और रोजगार राज्य मंत्री अनूप धानक ने की। इस दौरान उन्होंने 20 परिवादों में से 8 परिवादों को मौके पर ही निपटाया और बाकी 12 परिवादों को निपटाने के लिए जिले के अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। मौके पर लापरवाही बरतने के आरोप में एक पटवारी को निलंबित कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने बिजली, पानी, सड़क, अवैध अतिक्रमण सहित कई मामलों को सुना और उनका निपटान किया। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्रम एवं रोजगार मंत्री अनूप धानक ने कहा कि विकास कार्यों में अनियमितता बरतने वाले अधिकारी कर्मचारियों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। कोताही बरतकर जनता के कार्यों को लंबित रखने वाले कर्मचारियों पर उनकी सरकार कड़ाई बरतने में पीछे नहीं हटेगी। जिले में पानी की कमी के मुद्दे पर श्रम मंत्री ने कहा कि जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और उपायुक्त को भिवानी जिले में पीने के पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। की कमेटी की मीटिंग में 20 परिवार थे। 20 परिवार में से जो हमारे 12 आज परिवार हैं वो पेंडिंग रखे गए हैं। उनकी इंक्वायरी कहीं डीआरओ साहब को दी गई है, कहीं बिजली बोर्ड के एक्शन को, और एक जो पटवारी उसकी शिकायत थी जो दरियापुर से गांव वालों की भी शिकायत थी और तहसीलदार की भी शिकायत थी, डीआरओ साहब की भी शिकायत थी और डीआरओ साहब की शिकायत वहाँ डायरेक्टर ऑफिस में भी डायरेक्टर को भी की गई थी। तो आज यहाँ ग्रामीण कमेटी में उसकी शिकायत खिलाफ आई तो वो पटवारी को सस्पेंड किया गया है और बाकी परिवार आज हमारे जो थे वो निपटा दिए गए हैं
और आज काफ़ी लंबे समय बाद गर्मिसेज कमेटी की जो मीटिंग हुई है तो बड़ी जो आज परिवाद थे वो ज़्यादातर कोशिश निपटाने की गई है और उपायुक्त महोदय को भी मैं धन्यवाद करता हूँ और हमारे जो एसपी साहब हैं उन्होंने भी आज जो अच्छी मीटिंग करवाई है उसके लिए शांति का माहौल बना रहे। आगे भी मैं सभी से यही प्रार्थना करूँगा इसी प्रकार अपना शांति का माहौल बना करके अपने कार्य करते हैं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने की। बैठक में करीब 21 मामले सामने आए, जिनको राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने कहा है कि कोरोना की वजह से लंबे समय तक जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक नहीं हो पाई, लेकिन अब स्थिति कुछ सामान्य है, लिहाजा बैठक आयोजित की गई है। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को भी निर्देश जारी किए हैं कि शिकायतकर्ता की जब भी शिकायत आती है तो अधिकारी उसको डील करें। शिकायतकर्ता के प्रति उसकी डीलिंग भी सही होनी चाहिए, उसके बाद उसकी शिकायत पर भी उसका निवारण समय पर होना चाहिए। जिला कुरुक्षेत्र की जो जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक थी उसमें 21 शिकायतें आई थी, जिसमें से 16 तो मौके पर उनका निवारण हो गया और बाकी की जो 5 बची हैं वो पेंडिंग है। तो उस पर भी जल्दी ही में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। आप सभी यहाँ पर उपस्थित हो, उनका भी जल्दी उनको मतलब उनका निवारण किया जाएगा। तो आपके माध्यम से भी और यहाँ पर डीसी साहब भी बैठे हैं, तो जो भी हमारे इलाके के कोई शिकायत करता है, कोई भी लोग अगर किसी अधिकारी के पास आते हैं अपनी शिकायत लेकर, अपना काम लेकर, सबसे पहले तो उसकी डीलिंग ठीक होनी चाहिए। अगर डीलिंग ठीक होगी तो काम भी ठीक होगा। बाद में जो उसका काम है, जिस तरह की कोई शिकायत है उसके हिसाब से उस पर काम करना चाहिए। और मैं दोबारा से यही कहूँगी, जितने भी अधिकारी हैं हमारे जिला कुरुक्षेत्र के और भी बाहर के भी जितने हैं, तो लोगों की समस्या के लिए ही हमारे यहाँ पर हमारे जो हम बैठे हैं उसको पूरा करने का काम करें। और अब जो आपने देखा है उस पर भी हमने बोला है भी आगे से कोई ऐसी बात ना हो। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए बस इतना ही। आप